वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चनों की जो हमने सीरीज चला रखी है उसका पार्ट नंबर 6 है। दोस्तों इसके अंदर भी आपको फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन हैं वो आपको प्रीवियस एग्जामों में पूछे हुए हैं। दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर सोल्व कर लें, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आपको एग्ज़ाम के अंदर सेम टू सेम मिलेंगे। यदि दोस्तों बाई चांस ये क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं आते हैं तो इनके जो कंसेप्ट हैं उनके आधार पर आपको जो क्वेश्चन है वो आपको 100% मिलेंगे। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को पूरे को सोल्व करें और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो को पूरा देखिए एक बार। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाएगी और आप वीडियो को तुरंत देख लेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ रेगुलर बने रहिए और शुरुआत करते हैं आज के इन क्वेश्चनों की और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब आज का पहला क्वेश्चन, परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन वह ताप है जिस पर पदार्थ की उपस्थिति समाप्त हो जाती है, बर्फ पिघलती है एवं पानी जम जाता है, या गैस का दाब एवं आयतन शून्य हो जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारा अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, यानी उसके अंदर कौन सी कंडीशन लागू होती है वो आपको बतानी है। दोस्तों हम जानते हैं कोई भी गैस होती है उसके लिए प्रेशर और जो वॉल्यूम होती है उनके जो एक्सपेंशन का जो सूत्र होता है, यानी इसके अंदर प्रसार का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है P=P0। यहाँ पर होता है 1 + गामा × T। इसी प्रकार से आयतन का होता है वो होता है V0 × 1 + यानी ये होता है गामा × T। और दोस्तों हम जानते हैं जो गामा का जो मान होता है वो एक हमारा होता है 1/273। और दोस्तों यहाँ से अपन देखते हैं कि जो टी का मान होगा 0 केल्विन टेम्परेचर पर, इसको अपन -73 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। तो यहाँ से अपन लेमडा का मान है और जो टेम्परेचर का मान दोस्तों यहाँ पर इन फॉर्मूलों में पुट करेंगे तो लेमडा टी का जो मान प्राप्त होगा हमें -1 प्राप्त होगा, और ये 1 और -1 का ये हमारे 0 प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा प्रेशर और जो वॉल्यूम होगा इन दोनों के मान 0 प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों जो परम शून्य ताप होता है यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है उस पर क्या होता है कि गैस का जो प्रेशर होता है और वॉल्यूम होता है उन दोनों का मान शून्य होता है यानी 0 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षैतिज एवं घर्षण रहित मेज पर रखे एक ठोस गुटके से एक गोली टकराती है एवं इसमें धंस जाती है, इसमें संरक्षित रहता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कोई एक ठोस गुटका है वह क्षैतिज एवं घर्षण रहित एक मेज पर रखा है और एक गोली है दोस्तों वह उससे टकराती है और टकराने के बाद इसी में ही धंस जाती है। तो आपको बताना है कि इसमें संरक्षित रहेगा। यानी दोस्तों कोई दो वस्तुएं हैं और दोनों टकराने के बाद यदि आपस में चिपक जाती हैं तो याद रखना वो हमारी होती है पूर्ण अप्रत्याश तरंग होती है, यानी अप्रत्याश टक्कर होती है। और दोस्तों जो अप्रत्याश टक्कर होती है उसके अंदर हम जानते हैं केवल हमारा जो संवेग होता है वही संरक्षित रहता है, यानी जो गतिज ऊर्जा होती है वह केवल हमारी प्रत्याश टक्कर होती है उसी के अंदर संरक्षित रहती है, लेकिन संवेग चाहिए हमारी टक्कर प्रत्याश तो या अप्रत्याश तो दोनों के अंदर संरक्षित रहता है। यानी कि जो हमारी अनइलास्टिक हमारी जो टक्कर होगी यानी उसके कोलिजन होगी उसके अंदर जो रेखीय संवेग होता है केवल वही संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस से भरा हुआ एक बंद डिब्बा क्षैतिज दिशा से कुछ त्वरण के साथ गतिमान है, गुरुत्व का प्रभाव नगण्य है, तब डिब्बे में दाब प्रत्येक जगह समान होगा, आगे की ओर कम होगा, पीछे की ओर कम होगा, या ऊपर की ओर कम होगा। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ है कि कोई डिब्बा है उसके अंदर गैस भरी हुई है और यह दो डिब्बा है दोस्तों किसी एक्सीलरेशन के साथ यानी किसी त्वरण के साथ मोशन में है, गति कर रहा है। तो आपको बताना है डिब्बे के अंदर जो प्रेशर होगा उसका मान कहाँ पर कम होगा। तो हम जानते हैं दोस्तों किसी वस्तु एक्सीलरेशन में है यानी कि उस पर कोई फोर्स लग रहा है और फोर्स होता है हमारा ma, वो लग रहा है इस डायरेक्शन में यानी त्वरण की दिशा में होती है। और यदि किसी वस्तु पर फोर्स लगता है तो जो प्रतिक्रिया बल होता है दोस्तों जो आभासी होता है यानी छद्म बल होता है वो इसके विपरीत दिशा में लगता है। तो इसके जो अणु होंगे उन पर जो विपरीत बल लगेगा यानी आभासी बल लगेगा या प्रतिक्रिया बल लगेगा वो हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि जो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। यानी दोस्तों जो गैस के अणु है वो यहाँ पर पीछे की
ओर इकट्ठी हो जाएंगी। यदि जो डिब्बा है इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन के साथ मोशन में है तो गैस के अणु है वो इसके पीछे वाले भाग में इकट्ठे हो जाएंगे प्रतिक्रिया बल के कारण, और यानी कि इसके आगे वाले भाग में हमारा जो प्रेशर होगा इसका मान कम हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, आगे की ओर जो प्रेशर होगा डिब्बे के अंदर वो हमारा कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक घड़ी में सेकंड वाले कांटे का कोणीय वेग होता है। यानी दोस्तों हमारी जो घड़ी होती है मैकेनिकल वॉच होती है उसके अंदर जो सेकंड्स वाली निडल होती है उसके अंदर बताना एंगुलर स्पीड क्या होगी उसकी। दोस्तों हम जानते हैं जो एंगुलर स्पीड यानी कोणीय वेग का जो फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू होता है डी थीटा अपॉन डेल्टा यानी डी टी। तो दोस्तों हम जानते हैं जो हमारी सेकंड वाली सुई होती है यानी सेकंड वाली निडल होती है वो क्या करती है कि एक चक्कर अपना 60 सेकंड में पूरा करती है। एक चक्कर के अंदर जो कोणीय विस्थापन होता है वो 2 पाई, तो डी थीटा का मान हो जाएगा 2 पाई और यह कितने समय में कर रही है डी टी का मान हो जाएगा 60 सेकेंड। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो ओमेगा का मान प्राप्त हो जाएगा वो प्राप्त हो जाएगा पाई/30। तो याद रखना जो सेकंड वाली सुई होती है उसका जो कोणीय चाल होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं पाई/30। यदि दोस्तों इसका हमें मिनट वाली सुई का यदि निकालना होता कोणीय वेग तो जो मिनट वाली सुई होती है वो एक घंटा होता है दोस्तों उसके अंदर अपना पूरा चक्कर करती है यानी 60 मिनट में। यदि 60 मिनट को सेकेंड में करते हैं तो 3600 सेकेंड, तो उसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा 2 पाई अपॉन में 3600। तो इस क्वेश्चन का यानी सेकेंड वाली के लिए हो जाएगा हमारा पाई/30। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा अवशोषित होती है या न तो मुक्त होती है न ही अवशोषित होती है। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ कोई दो छोटी छोटी बूंदें हैं वो मिलकर एक बड़ी बूंद बना लेती हैं, तो आपको बताना है कि इसमें जो ऊर्जा होगी वो उत्सर्जित होगी या अवशोषित होगी। दोस्तों हम जानते हैं जब कोई दो छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद मिलाती हैं तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल का योग होता है इस बूंद के क्षेत्रफल से दोस्तों हमारा अधिक प्राप्त होता है। यानी ये दो बूंदें यदि आपस में मिलती हैं तो इसका जो एरिया होता है बड़ी बूंद का छोटी बूंदों के एरिया से कम प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं दोस्तों हमारी जो पृष्ठीय ऊर्जा होती है किसी बूंद की वो हमारे क्षेत्रफल यानी एरिया होता है उसके समानुपाती होती है। यानी जो एनर्जी होती है पृष्ठीय ऊर्जा वो क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। और जब दो छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो जो हमारा क्षेत्रफल का मान होता है उसमें कमी होती है। यानी छोटी बूंदें मिलकर यदि बड़ी बूंद बना रही हैं तो उसका क्षेत्रफल यानी कम प्राप्त होता है इन दोनों के योग से। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि बड़ी बूंद की एनर्जी का मान कम होगा क्योंकि इसका क्षेत्रफल का मान कम है। यानी दोस्तों इसका एनर्जी का मान कम हुआ है इसका मतलब इसमें से ऊर्जा मुक्त हुई है। यानी यदि दोनों बूंद छोटी छोटी बूंदें यदि आपस में मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो इसकी ऊर्जा का मान कम हो जाता है यानी कि ऊर्जा मुक्त की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारी एग्जामों में यानी लगातार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, तो इसकी भी संभावना बहुत है। यानी यदि दो छोटी छोटी बूंदें मिलकर यदि एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो बड़ी बूंद की जो एनर्जी होती है उसका मान कम होता है। यानी छोटी बूंदें मिलकर यदि बड़ी बूंद बनाएंगी तो ऊर्जा को उत्सर्जित करेंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलेराइड कांच का उपयोग धूप के चश्मे में किया जाता है क्योंकि। यानी दोस्तों हमारा जो पोलेराइड कांच होता है उसका उपयोग होता है वो धूप के चश्मे में किया जाता है। वो क्यों किया जाता है आपको बताना है कि ध्रुवण के कारण तीव्रता को आधा कर देता है या फैशन के कारण या यह रंगीन होता है या यह सस्ता होता है, तो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी जो पोलेराइड कांच होता है वो क्या होता है कि यदि हमारा जो दोस्तों प्रकाश की जो किरण है उसके जो अणुओं का कंपन है दोस्तों वह क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दोनों दिशा में है तो वह पोलेराइड से गुजरने के बाद केवल एक ही दिशा में यानी कंपन होता है। यानी एक यानी या तो हॉरिजेंटल या जो हमारा परपेंडिकुलर एक कंपन को वह नष्ट कर देता है। तो यानी कि अपन यानी कि जो तीव्रता का मान आधा हो जाता है। यानी क्या होता है जो हमारा पोलेराइड कांच होता है वह प्रकाश का ध्रुवण कर देता है और ध्रुवण के कारण जो उसकी हमारी तीव्रता होती है इंटेंसिटी होती है दोस्तों उसको यानी कि इंटेंसिटी होती है उसका मान को हाल्फ कर देता है आधा कर देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आवेशित कण की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वर्तीय पथ की वक्रता त्रिज्या समानुपाती होती है।
यानी दोस्तों हमें बताया गया है कि कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल यानी मोशन कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पर। तो आपको बताना है कि इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी। दोस्तों इसकी जो रेडियस होती है वो किसके समानुपाती होगी वो आपको बताना है। तो हम जानते हैं यदि कोई कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसको जो आवश्यक विकेंद्रीय बल होता है mv²/r। दोस्तों ये इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है QB, इससे प्राप्त होता है QVB। तो यहाँ से यदि r का मान निकाला जाता है तो दोस्तों r का मान आप डायरेक्ट याद रखना, ये हमारा होता है mv/QB के बराबर हो जाता है। इस इक्वेशन से यदि r का मान निकालेंगे तो mv/QB हो जाएगा। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों जो रेडियस होती है यह mv के समानुपाती होती है। यानी mv क्या होता है, हमारा संवेग होता है। द्रव्यमान इंटू वेग क्या होता है, संवेग। तो यानी कि जो रेडियस होती है वह संवेग के डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल होती है, यानी समानुपाती होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसाइड ट्रांसफार्मर में क्या होता है। यानी दोस्तों हमारा सेटअप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, उसके अंदर बताना है कि किसका मान यानी कम होता है, यानी वोल्टेज का मान बढ़ता है, यानी हमें बताना है इंक्रीज कौन सा होता है, यानी वोल्टेज होता है या धारा होती है या शक्ति या धारा घनत्व है। दोस्तों हम जानते हैं जो अपसाइड ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राइमरी जो यानी कुंडली होती है उसकी वोल्टेज का मान अधिक होता है और सेकेंडरी का मान कम होता है। यानी कि अपचाई का मतलब क्या होता है कि यह एसी जो हमारी धारा होती है, एसी करंट होता है, उसकी वोल्टेज को कम करता है, यानी इसीलिए इसको अपचाई कहते हैं। और दोस्तों हम जानते हैं जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर Vp/Vs इज इक्वल टू हमारा Is/Ip होता है। तो यहाँ से यदि हमारा Vs का मान अधिक है तो दोस्तों धारा का मान यानी आईपी का मान भी कम हो जाएगा, यानी कि प्राइमरी कुंडली होगी उसके अंदर धारा का मान कम हो जाएगा और सेकेंडरी कुंडली के अंदर धारा का मान अधिक हो जाता है। यानी कि दोस्तों यह धारा के मान को इंक्रीज कर रहा है, यानी जो पहले वाली कुंडली में धारा थी वो कम थी और दूसरी वाली में अधिक हो गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी जो हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर होता है वह धारा के मान को बढ़ाता है, लेकिन जो वोल्टेज होती है दोस्तों उसको मान को कम करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्णी तरंग का अर्थ होता है। यानी दोस्तों अपन कई बार बोलते हैं एक वर्णी प्रकाश या एक वर्णी तरंग, यानी एक वर्ण की तरंग होती है वो क्या होती है वो आपको बताना है कि वो एक किरण होती है या एक वर्ण की किरण होती है या एक ही तरंग दैर्ध्य की तरंग होती है या एक ही वर्ण की कई तरंगें होती हैं। दोस्तों याद रखना जो जो एक वर्ण यानी तरंग होती है उसका मतलब क्या होता है कि हमारी बहुत सारी तरंगें होती हैं लेकिन इनका जो वेवलेंथ होती है वो हमारी सेम होती है, यानी तरंग दैर्ध्य एक ही होती है इनकी। तो इन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों सभी क्वेश्चन है वो प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से नोट कर लें, अच्छी तरह से याद कर लें, आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे। तो इस क्वेश्चन यानी जो एक वर्णित तरंग होती है उसका मतलब क्या होता है, एक वर्ण तरंग का मतलब होता है कि जितनी भी तरंगें होती है उनका जो वेवलेंथ होती है वो एक ही होती है, यानी समान होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आज के लिए आपका अंतिम क्वेश्चन है, एक पिंड का सरल रेखा में जो विस्थापन है वो समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो पिंड का त्वरण आपको बताना है कि कैसा होगा। यानी दोस्तों में दिया हुआ है जो सरल रेखा में कोई कण गति कर रहा है जो उसका जो विस्थापन है वो समय के वर्ग के समानुपाती है। दोस्तों हम जानते हैं यदि किसी समानुपाती चिन्ह को उठाते हैं तो एक स्थिरांक लगाते हैं, जिसे बोलते हैं अपन समानुपाती स्थिरांक, वो लगा दिया हमने के, तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू KT²। यानी दोस्तों के का मान है हमारा नियतांक, यानी इसका मान नियत रहता है। और अपन देखते हैं कि k इज इक्वल टू जो हमारा हो जाता है वह x/T² हो जाता है, और x/T² यानी विस्थापन बटे समय स्क्वायर हम जानते हैं दोस्तों ये होता है हमारा त्वरण के बराबर। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो k इज इक्वल टू हो जाता है त्वरण, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो समानुपाती स्थिरांक लगाया जाता है वो त्वरण ही होता है, तो यानी यह नियत है। तो अपन कह सकते हैं जो त्वरण का मान होगा, पिंड का त्वरण होगा, एक्सीलरेशन होगा, वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों यदि हमने समानुपाती स्थिरांक को उठाया तो हमने यहाँ पर क्या लगाया था, एक नियतांक लगाया था, और ये जो हमारा जो नियतांक है ये हमारे त्वरण के बराबर प्राप्त होता है क्योंकि यह होता है x/T² के। तो अपन कह सकते हैं कि जो एक्सीलरेशन होगा पिंड का वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।